नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भारत के इतिहास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस लेता हूं और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो ये उस सीरीज का 5वां भाग है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है, उत्तर मुगल कालीन निम्न शासकों को काल क्रमानुसार जमाइए। तो उत्तर मुगल कालीन शासक, देखो जो मुगल काल है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो जिसमें जो मतलब बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जो शासक थे उस वो प्रथम काल हो गया। उसके बाद औरंगजेब के बाद के जो शासक हुए उनको उत्तर मुगल कालीन शासक के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर मुगल कालीन शासक, इनको जो है आपको क्रम से लगाना है शासनकाल के हिसाब से। तो देखते हैं मोहम्मद शाह का अगर हम लोग शासनकाल देखें तो 1719 से शुरू होकर के 1748 तक मोहम्मद शाह। अकबर द्वितीय, ये जो है 1806 से 1837 तक। शाह आलम 1759 से 1806 तक। और जहांदर शाह, इसका जो शासनकाल है 1712 से 1713 तक। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा आपका 4, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद शाह आलम, उसके बाद ये, मतलब कि 4132, 4132 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 4132 जहांदर शाह, जिसने 1712 से 1713 तक शासन किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर मोहम्मद शाह 1719 से 1748, फिर शाह आलम 1759 से 1806। चौथे नंबर में अकबर द्वितीय, जो कि 1806 से 1837 तक मुगल बादशाह रहा। अगर हम लोग बात करें मुगल बादशाहों के क्रम की, तो सबसे पहला शासक जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, कब की थी? 1526 में बाबर ने, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 से 1530 इसका शासनकाल था। इसने 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत, उसके बाद खानवा, उसके बाद घाघरा, उसके बाद चंदेरी। उसके बाद दूसरा शासक हुआ हुमायूं। हुमायूं के बाद हुआ अकबर। अकबर के बाद हुआ अकबर के बाद हुआ उसका बेटा जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद हुआ बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद हुआ ये जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद हुआ फर्रुखसियर 1713 से 1719। इसके बाद फर्रुखसियर के बाद 2 शासक हुए जो कि कुछ ही महीनों के लिए शासक बने थे, रफी उद दरजात और रफी उद दौला। इसके बाद इनको हटा करके मोहम्मद शाह रंगीला, ये शासक बना। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। इसके बाद इसका बेटा हुआ अहमद शाह। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय। उसके बाद हुआ शाह आलम। शाह आलम ये कब से कब तक? तो 1759 से 1806। शाह आलम के बाद इसका बेटा हुआ अकबर द्वितीय 1806 से 1837। इसके बाद आखिरी शासक हुआ बहादुर शाह जफर, जो कि 1837 से 1858 तक रहा। और इसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। क्रांतिकारी इसके पास आते हैं, बोलते हैं कि भैया आप हमारा नेतृत्व करो, आप ही हमारे राजा हो, आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो। तो बहादुर शाह जफर जो है 1857 की क्रांति में लीडर की भूमिका निभाता है। हालांकि कुछ वो करता वर्ता नहीं है, 80 साल का बुजुर्ग आदमी भला करेगा भी क्या। तो उसको जो है बाद में अपदस्थ कर दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा 1858 में। और उसको जो है कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है, जहां उसकी डेथ हो गई थी। तो बहादुर शाह जफर आखिरी शासक, बाबर पहला शासक। तो ये पूरा आप जो है ना इन शासकों के क्रम को याद रखिएगा, इस टाइप से प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है, और उत्तर मुगल कालीन शासकों से स्पेशली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को किसके द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता संबोधित किया गया? तो महात्मा गांधी जी हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो सर्वप्रथम किसने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, ये बताना है आप लोगों को। तो देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों के बीच ना थोड़ा सा मतलब जमता नहीं था उतना, मतलब रिश्ते खराब थे, मतलब मतों को लेकर के, विचारों को लेकर के। बाकी दोनों जो है एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, एक दूसरे को बहुत मानते थे दोनों, लेकिन विचार नहीं मिलते थे। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे ये महात्मा गांधी जी का काफ़ी सम्मान करते थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस भारत से वो जब निकल पड़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको नज़रबंद कर रखा था उनके कार्यों को देखते हुए, तो सुभाष चंद्र बोस जो है भारत से निकल लेते हैं, मतलब कि अंग्रेजों की कैद से भाग निकलते हैं। वो फिर जर्मनी जाते हैं, उधर से फिर घूमते घामते ये कहाँ पहुँचते हैं? जापान, फिर सिंगापुर। और सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार स्थापित किया था। और सिंगापुर से ही सुभाष चंद्र बोस जी ने 4 जून
4 जून 1944 को रेडियो से एक भाषण दिया था। कब? 4 जून 1944 को। कहाँ से? सिंगापुर। सिंगापुर से रेडियो से एक भाषण दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, और उसी भाषण में महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये तिथि भी पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है, सिंगापुर, और रेडियो के माध्यम से संबोधित किया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं महात्मा गांधी जी को, इनका मूल नाम वैसे तो मोहनदास करमचंद गांधी है, महात्मा इनको उपाधि दी गई थी। तो ये भी पूछा गया है कि महात्मा किनके द्वारा कहा गया था। तो महात्मा किसने कहा था? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि साहित्यकार थे और बंगाल से ये संबंधित थे, और हमारे भारत के राष्ट्र गीत इन्होंने लिखा है। जो राष्ट्रगान है ना, जनगण मन, वो इन्होंने ही लिखा है, राष्ट्रगान। तो इन्होंने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 12 अप्रैल 1919, कब? 12 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को एक पत्र लिखा, और इसी पत्र में इन्होंने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कह करके संबोधित किया। तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो रविंद्रनाथ जी हैं, इनको गुरुदेव कहा जाता है। तो गुरुदेव इनको महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा, बदले में महात्मा गांधी जी ने इनको गुरुदेव की उपमा दी। वहीं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि इनको किसने नेताजी कहा। तो उस समय जर्मनी के जो थे ना हिटलर, एडोल्फ हिटलर, तो उसने जो है सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कह करके संबोधित किया था, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने हिटलर से भी हेल्प मांगा था। तो नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। वही महात्मा गांधी जी को बापू कहा जाता है। तो देखो, महात्मा गांधी जी जो कि गुजरात से आते थे, और गुजरात में क्या होता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बापू कहा जाता है। जैसे कि हम लोग क्या होता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है तो हम लोग क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे, या फिर आजकल क्या होता है, अंकल, इस टाइप से। तो वहाँ क्या होता है? बापू कह करके संबोधित किया जाता है बड़े बुजुर्गों को। तो उसी हिसाब से इनको जो है बापू कहा गया। तो ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो नीचे कुछ घटनाएं दी हुई है और उनके लीडर दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड, जी हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला दिया हुआ है भगत सिंह। भगत सिंह केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, ये भी सही है। सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार लूटे, ये भी सही है। उसके बाद अगला दिया है रास बिहारी बोस सॉन्डर्स की हत्या, ये गलत है। जो सॉन्डर्स है इसकी हत्या भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर के की थी, क्योंकि सॉन्डर्स, देखिए क्या हुआ था कि 1928 में भारत में साइमन कमीशन आता है, और साइमन कमीशन के विरोध में जो भगत सिंह हैं लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो पुलिस है वो फिर जो विरोध कर रहे लोग हैं उन पर लाठीचार्ज कर देती है, और जो लाला लाजपत राय जी हैं उनकी उस लाठीचार्ज में मौत हो जाती है। तो जो भगत सिंह हैं, उनके जो साथी हैं, वो लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लेना चाह रहे होते हैं। इसी उद्देश्य से वो जो है लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। तो ये जो है गलत है। वही अगर हम लोग बात करें काकोरी कांड की, तो काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 में घटित हुआ था। कब? 9 अगस्त 1925। क्या था कि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं अपने साथियों के साथ मिल करके, जिसमें अशफाक उल्ला खां और भी बहुत सारे लोग थे, तो ये क्या करते हैं, काकोरी एक स्थान का नाम है, तो एक जो ट्रेन है जो कि काकोरी से जाना था, तो उस ट्रेन में ब्रिटिश सरकार का एक खजाना भी जा रहा था। तो इन्होंने उस ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट लिया। इसी को क्या कहा जाता है? काकोरी कांड। बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इन सब क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दे दिया गया था। उसके बाद बात करें भगत सिंह, जिन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, सॉन्डर्स की हत्या की थी। तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, ये जो घटना है कब हुई थी? 8 अप्रैल 1929 में। कब हुई थी? 8 अप्रैल 1929 में। देखो क्या था कि जो भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर हैं, मतलब उनके जितने भी क्रांतिकारी हैं, ये अपनी बात सरकार तक, जनता तक पहुंचाना चाहते थे, और जो सरकार है वो इनकी बात सुन नहीं रही थी। तो ये क्या करते हैं, असेंबली, मतलब कि जो जहां सारे जो सांसद विधायक ये सब बैठते हैं ना, उसी को तो बोलते हैं असेंबली। तो जो केंद्रीय असेंबली है, सांसद जहां बैठते हैं, तो वहां पर
ये गए और इन्होंने पर्चा वर्चा तैयार किया था जिसको कि इनको फेंकना था, और इन्होंने क्या किया, खाली स्थान देख करके वहाँ पर बम फेंके, और बम बिना ऐसे बम थे जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, वो बस फूटने वाले बम थे, मतलब धमाका करने वाले। भगत सिंह ने कहा भी था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। तो ये किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, केवल अपनी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। और बम फेंकने के बाद इनको गिरफ्तारी भी देनी थी ताकि इन पर कोर्ट केस चले और वहाँ के कोर्ट के माध्यम से ये जो है अपनी बातें लोगों तक, सरकार तक पहुंचा सके। तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते हैं कौन कौन, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, और दोनों जो हैं अपने आप को गिरफ्तार करवा देते हैं। मतलब बम फेंकने के बाद वो लोग वहाँ भागते नहीं हैं, जो साथ में वो पर्चा लेकर के आए थे उसको भी वो लोग असेंबली में फेंकते हैं और नारे लगाते हैं। तो ये केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना। बात करें सूर्य सेन, जिन्होंने चटगांव शस्त्रागार, देखो शस्त्रागार मतलब क्या होता है, जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं। तो चटगांव में ना अंग्रेज अपने सारे हथियार, बम, गोला बारूद, वो सबको रखा करते थे, जो कि बंगाल में है। तो सूर्य सेन ये एक महान क्रांतिकारी थे, तो इन्होंने अंग्रेजों के शस्त्रागार को ही लूट दिया था, मतलब वहाँ वो जो है धावा कर दिए थे। तो ये बहुत बड़ी घटना थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रास बिहारी बोस की बात करें तो ये भी क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी वर्ष और आंदोलन सुमेलित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं सीजीपीएससी की परीक्षा में, और मैंने ये क्वेश्चन ना सीजीपीएससी से ही उठाया है। तो देखते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन, जी हाँ बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में शुरू किया गया सबसे पहला वृहद आंदोलन था असहयोग आंदोलन। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह बोल रहा है 1939, नहीं भैया ये 1939 में शुरू नहीं हुआ था, ये 1940 में शुरू हुआ था। तो यही जो है असत्य है, सुमेलित नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। असहयोग आंदोलन, देखिए क्या था, महात्मा गांधी ने कहा कि हम जो है ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, मतलब कि जो भी सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी दफ्तर हो, सरकारी अदालत हो, सरकारी स्कूल हो, विदेशी वस्तुएं हो, उनका हमको बहिष्कार करना है, हमको कर भी नहीं पटाना है। तो यही क्या था, अंग्रेजों का असहयोग करना। तो इसमें भारत की तमाम जनता ने भाग लिया और बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां वापस कर दी। महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके अलावा जब वे अफ्रीका में थे तो वहाँ पर भी कई बार जो है उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि देखो जब युद्ध होता था ना तो वैसे समय में महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के साथ खड़े होते थे कि अभी हमको अंग्रेजों को परेशान नहीं करना है, उनका ऐसा कुछ मानना था। हालांकि जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है उस टाइम पे उनका ये जो भ्रम है टूट गया था। तो असहयोग आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने उपाधियां त्याग दी थी। महात्मा गांधी जी ने अपना केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको नाइटवुड की उपाधि दी गई थी, उसको उन्होंने त्याग दिया। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां त्याग दी, दफ्तरों में जाना छोड़ दिया। जो वकील थे उन्होंने वकालत का त्याग कर दिया, क्योंकि जो अदालत है वो तो भाई सरकार की है ना, तो अदालत में जाना छोड़ दिया। सविनय अवज्ञा की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 1930 में हुआ था। क्या था कि इस समय इस आंदोलन की जो शुरुआत है ना वो दांडी यात्रा से की गई थी। इस बारे में शायद मैंने पिछले किसी वीडियो में चर्चा की थी। इसके बाद जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये 1940 में हुआ था। इसमें क्या होता था, कोई एक व्यक्ति सत्याग्रही के रूप में सत्याग्रह करता था, जब वो थक जाता तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति जाता था। तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। इस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था और इस समय जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। और जो नेता बाहर थे, काफ़ी मतलब अधिकतर ना कम उम्र के नेता बाहर थे, जितने भी वयोवृद्ध नेता थे, पुराने नेता थे, जो सीनियर थे, अनुभवी थे, वो सब गिरफ्तार कर लिए गए थे। बाहर कौन कौन थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, अरुणा असफ अली जी थे, उषा मेहता, जिन्होंने रेडियो के द्वारा लोगों को देश प्रेम की भावना जागृत की। तो इस समय आम जनता जो है अपने घरों से निकल करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। तो ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, देखते हैं पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग, तो पुष्टि मार्ग से कौन संबंधित है, पुष्टि मार्ग से ना वल्लभाचार्य जी संबंधित है, तो ये आपका ए हो जाएगा पुष्टि मार्ग। उसके बाद वरकरी, वरकरी ये एकनाथ जी,
उसके बाद हरि कीर्तन, हरि कीर्तन ना ये चैतन्य महाप्रभु जी से संबंधित है। धर्मदास जी ये कबीरदास जी से संबंधित हैं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3 ये भी जो है CGPSC की परीक्षा से मैंने लिया है। पुष्टि मार्ग की अगर हम लोग बात करें तो वल्लभाचार्य जी इसके संस्थापक थे। वल्लभाचार्य जी जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित भक्तिकालीन संत थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की भी यात्रा की थी। तो ये भी पूछा जाता है। और इनके द्वारा ना अष्टछाप कवि बनाए गए थे, मतलब कि 8 कवियों को इन्होंने अष्टछाप की उपमा दी थी। वहीं अगर हम बात करें चैतन्य महाप्रभु जी की जो हरि कीर्तन से संबंधित हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं ये भगवान को खुश करने के लिए गीत संगीत का सहारा लेते थे, मतलब कि गीत संगीत नृत्य, मतलब भगवान को खुश करना है इस टाइप से। कबीरदास जी जो कि एक क्या कहेंगे, ये निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे, मतलब ये एक ईश्वर एक है इस टाइप की बातें करते थे। जो भी आडंबर हैं, जो कुरीतियां हैं, उन पर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, उनका घोर विरोध किया। तो ये चीज़ है। बाकी जो एकनाथ जी हैं ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, मराठी संत थे भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण कौन सी संधि बनी? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कब से कब तक हुआ था? वेलेजली के समय में हुआ था ना, लॉर्ड वेलेजली 1803 से 1806 के बीच में। तो इस युद्ध का कारण कौन सी संधि थी ये आपको बताना है। सालबाई की संधि। तो देखो सालबाई की जो संधि है ना, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 तक चला, वो इसी सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। ये 1782 में हुआ था। सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। मद्रास की संधि, मद्रास की संधि ना ये 1759 में हुआ था। किनके बीच? अंग्रेजों और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच। हैदर अली ने ना अंग्रेजों को मार मार के मद्रास तक भगा दिया और अंग्रेज जो हैं वो डर गए और मद्रास में हैदर अली की शर्तों पर संधि करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त बसीन की संधि ये 1802 में हुई थी। बसीन की संधि 1802 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और तत्कालीन मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। तो यही जो बसीन की संधि है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी। देखो क्या था कि जो लॉर्ड वेलेजली था उसने सहायक संधि की नीति को लागू की थी और भारत के बड़े बड़े राज्य जैसे कि हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, ये सब राज्य जो है सहायक संधि को स्वीकार करके अंग्रेजों के नियंत्रण में चले गए थे। और अंग्रेज जो है लगातार प्रयास में थे कि वो मराठों को भी सहायक संधि के जरिए अपने नियंत्रण में लाए। लेकिन जो मराठे थे, स्पेशली जो मराठा सरदार थे नाना फडणवीस, उन्होंने जो है मराठों को इस सहायक संधि के चंगुल में जाने से बचाए रखा। लेकिन सन 1800 में नाना फडणवीस जी की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ये स्वतंत्र हो जाता है और कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है कि 1802 में ये अंग्रेजों की शर्तों पर सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। और इसके तहत क्या होता है, जो सहायक संधि की जो शर्तें थी ना कि एक सेना रखनी पड़ेगी, ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ेगा, आपके विदेश मामले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी, किसी दूसरे यूरोपीय को अपने राज्य में नौकरी नहीं देंगे। तो ये तमाम जो शर्तें थी ये पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार कर लिया। तो जब ये संधि होती है 1802 में, बसीन एक स्थान का नाम है, तो वहाँ ये संधि हुई थी। तो जब ये संधि होती है तो जो दूसरे मराठा सरदार थे, चाहे वो इंदौर के होलकर हो, ग्वालियर के सिंधिया हो, नागपुर के भोसले हो, तो ये सब जो है इससे क्रुद्ध हो जाती हैं और वो फिर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो 1803 में यही जो संधि है कारण बना प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के आरंभ होने का। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद अमृतसर की संधि ये 1809 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब के शासक थे और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करते हुए चार्ल्स मेटकॉफ। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो क्या हुआ था कि 1809 में ये संधि हुई और पंजाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव क्षेत्र में के बीच सतलज नदी को सीमा माना गया। मतलब कि सतलज नदी के ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार मान लिया गया और उसके नीचे के प्रदेशों पर अंग्रेजों का प्रभाव स्वीकार किया गया। तो सतलज सीमा स्वीकार की गई। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक द्वारा आयोजित बौद्ध संगीति में
किस पीटक का संकलन किया गया? तो देखो, सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश के शासक थे, तीसरे शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर के मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद बिंदुसार हुआ, बिंदुसार के बाद अशोक हुआ। अशोक जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कलिंग युद्ध की भयंकर मारकाट से उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो इसके समय में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कौन सी बौद्ध संगीति थी? तीसरी बौद्ध संगीति। देखो, 4 बौद्ध संगीतियां हुई है, उनमें से जो तीसरी बौद्ध संगीति है वो अशोक के समय में पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई। तो आपको बताना है कि इस तीसरी बौद्ध संगीति में किस पीटक का संकलन हुआ। अब ये पीटक क्या है? पीटक जो है बौद्ध धर्म संबंधित ग्रंथ को बोला जाता है। पीटक का मतलब होता है पिटारा अथवा टोकरी। तो टोटल 3 पीटक हैं, 3 पीटक हैं, यहाँ नाम दिया हुआ है सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। इन्हीं तीनों पीटकों को संयुक्त रूप से त्रिपीटक कहा जाता है। कितना? त्रिपीटक, त्रिपीटक, क्योंकि इनकी संख्या 3 है तो इसको जो है त्रिपीटक बोला जाता है। तो आपको बताना है कि इन 3 पीटकों में से किस पीटक का संकलन अशोक द्वारा आयोजित तीसरे बौद्ध संगीति में किया गया था। सूत पीटक की बात करें तो इसका जो संकलन है गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। वहीं विनय पीटक, इसका संकलन भी गौतम बुद्ध जी के एक दूसरे प्रिय शिष्य उपाली द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। बच गया अभिधम्म पीटक। तो अभिधम्म पीटक अशोक के समय में संकलित किया गया था। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम लोग जो है बौद्ध संगीतियों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में हुई थी। अजात शत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक था। देखो, बौद्ध संगीतियों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती है कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था, कौन सा वंश था, किस स्थान पर हुआ, किस वर्ष में हुआ, अध्यक्ष कौन था। तो देख लेते हैं एक बार। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में हर्यक वंश का शासक था। कहाँ पर हुआ? तो राजगृह में। और अध्यक्ष कौन था? मखलीपुत्र गोशाल। इस बार जो दूसरा बौद्ध संगीति है जो कि कालाशोक के समय में हुआ था। किस वंश का शासक था? ये शिशुनाग वंश का शासक था। कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। और इसमें वो कौन था, मतलब अध्यक्ष कौन था? तो सर्वकामी ऐसे कुछ नाम मिलता है, सर्वकामी ये अध्यक्ष था। उसके बाद कब हुआ था ये? तो 383 ईसा पूर्व में। प्रथम वाला हुआ था 483 ईसा पूर्व में। इसी वर्ष ना 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और दूसरा वाला 383 ईसा पूर्व में। अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की, जो कि अशोक के समय में हुआ था। वंश कौन सा था? तो मौर्य वंश था। स्थान था पाटलिपुत्र। समय था 252 ईसा पूर्व ये समय था। इसके बाद स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र 30। पहले वाले में मखलीपुत्र गोशाल, दूसरे वाले में सर्वकामी या सबकामी, तीसरे वाले में मोगलीपुत्र 30। ये तीसरे वाले में। बात करते हैं चौथे बौद्ध संगीति की, जो हुआ था कनिष्क के समय में। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में। और कब हुआ था? तो लगभग 100 ईस्वी में। बाकी सब ईसा पूर्व में और ये जो है 100 ईस्वी में। बाकी तीनों ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे। केवल चौथा वाला जो है 100 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी सन में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र ये अध्यक्ष था। तो ये सारा कुछ आप लोग याद रखेंगे। और पहले बौद्ध संगीति में सूत पीटक और विनय पीटक का संकलन हुआ। तीसरे बौद्ध संगीति में अभिधम्म पीटक का संकलन हुआ। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अकबर के नवरत्नों में से किसका मूल नाम रामतनु पांडे था? तो देखो, अकबर के दरबार में जो विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान, कई सारे विद्वान थे, तो उनमें से सिलेक्टेड 9 को नवरत्न की संज्ञा दी गई थी। तो किस नवरत्न का मूल नाम रामतनु पांडे था? बीरबल की बात करें तो इसका जो मूल नाम महेश दास मिलता है। उस वक्त तानसेन जो कि एक संगीतज्ञ था, इसी का मूल नाम था रामतनु पांडे, जो कि ग्वालियर से संबंधित था। उस वक्त टोडरमल, राजा टोडरमल जो कि वित्त विभाग से संबंधित थे, दीवान थे। उसके बाद मानसिंह ये सेनापति थे। तो ये सब जो हैं अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इसके अलावा कुछ और नाम आप लोग याद रखेंगे, जैसे कि फैजी, ये फारसी साहित्यकार था, कवि था, फारसी कवि था। इसका भाई अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखा, अबुल फजल।
इसके अलावा इनके अलावा अब्दुल रहीम खाने खाना ये भी एक साहित्यकार थे और साथ ही साथ योद्धा भी थे। अब्दुल रहीम खाने खाना ना जो बैरम खां, अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, उसका बेटा था अब्दुल रहीम खाना। इसके बाद अगला जो नाम याद रखेंगे हकीम हुकाम। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये अकबर का खानसामा था, मतलब रसोइया। नौवां था मुल्ला दो प्याजा, जो कि कहाँ से आया था, ये आपके फारस से आया हुआ था। तो ये नवरत्नों के नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी एक सहायक संधि की शर्त नहीं थी। तो सहायक संधि पीछे मैंने जिक्र किया था, बसीन की संधि जो कि मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई थी, सहायक संधि, और उसी का परिणाम था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अच्छा, अंग्रेजों और मराठों के बीच जो पहली सहायक संधि हुई थी वो वही बसीन की संधि थी। तो देखते हैं सहायक संधि की शर्त कौन सी नहीं थी। संधि करने वाले राज्य ब्रिटिश सेना रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो भी राज्य सहायक संधि को स्वीकार करेगा अपने खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम जो है आपकी सुरक्षा के लिए हमारी सेना आपके राज्य में रखेंगे, लेकिन उसका खर्च आपको देना पड़ेगा। जो बड़े राज्य होते थे वो अपने राज्य का कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को दे देते थे और जो छोटे राज्य होते थे वो पैसा दे देते थे। जैसे कि अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, इन्होंने ना अपने राज्य के कुछ हिस्से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार किया था। उसके बाद है संधि करने वाले राज्य की विदेश नीति ब्रिटिश नियंत्रित करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो विदेश नीति मतलब कि उस समय क्या था कि जो नागपुर है वो एक अलग राज्य अलग देश था, जो अवध है वो भी एक अलग देश था, तो एक दूसरे के लिए विदेश हुए। अभी तो हम एक हैं लेकिन उस समय सब अलग अलग था। तो इनका जो भी राज्य सहायक संधि को स्वीकार करेंगे तो उनकी विदेश नीति मतलब कि वो जो है किसी दूसरे राज्य के साथ अगर युद्ध करना चाहते हैं तो अंग्रेजों की सलाह पर करेंगे, किसी दूसरे राज्य के साथ कोई संबंध स्थापित करना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, पत्र भी लिखना चाहेंगे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही होगा। तो विदेश नीति पूरा का पूरा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रित करेगी। अगला बोल रहा है संधि करने वाले राज्य के आंतरिक मामलों पर ब्रिटिश दखल देंगे नहीं। देखो, ये नहीं था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हम जो है मतलब जो भी सहायक संधि को स्वीकार करेगा उनसे बोला कि आपकी जो आंतरिक मामले हैं उस पर हम बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे, उसमें आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। लेकिन ये तो कहने की बात है, बाकी वो दखल देते थे, लेकिन सहायक संधि की शर्तों में ये चीज शामिल नहीं था। चौथा बोल रहा है एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होगा। जी हाँ, जो भी राज्य सहायक संधि को स्वीकार करता था अपने राज्य की राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था। इन शर्तों के अलावा कुछ और भी शर्तें थी, जैसे कि जो भी सहायक संधि करने वाले जो राज्य हैं उनके बीच अगर कोई झगड़ा होता है दो राज्यों के बीच तो उसमें मध्यस्थता की भूमिका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निभाएगी। तो ये भी एक शर्त था। और कौन कौन से राज्यों ने सहायक संधि की थी, तो सबसे पहला राज्य था हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम इसने ना 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया और इसके यहाँ जो फ्रांसीसी सेना थे उसको इसने बाहर किया और ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार किया। अच्छा, एक शर्त ये भी थी कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य ना अपने यहाँ अंग्रेजों के अलावा किसी दूसरे यूरोपीय को नौकरी पर नहीं रखेंगे। तो हैदराबाद के नवाब के पास बड़ी संख्या में फ्रांसीसी सेना थी, तो इसने सहायक संधि करने के बाद उस फ्रांसीसी सेना को बाहर निकाला और अपने राज्य में अंग्रेजी सेना 6 बटालियनें रख ली थी। इसके बाद अवध ने लगभग 1801 में सहायक संधि की थी। तो और मराठों की बात करें तो बसीन की संधि, वहाँ से जो है मराठों के साथ पहली सहायक संधि हुई। इसके बाद फिर जो होलकर है, सिंधिया है, भोसले है, ये सब भी जो है सहायक संधि करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का अंतिम बड़ा विस्तार कब हुआ। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो देखो 1848 की बात करें तो 1848 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। 1848-49 में लॉर्ड डलहौजी 1848 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर के आया। तो 1849 में इसने पंजाब को मिला लिया। इसके बाद 1856 में बात करें तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1857 में क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति। 1885 में बर्मा का विलय भारत में हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1885। देखो, बर्मा के साथ जो है ना अंग्रेजों का 3 लड़ाइयाँ हुई थी। 1885 में तीसरी लड़ाई हुई जिसमें पूरी तरह से संपूर्ण बर्मा का
भारत में, मतलब ब्रिटिश भारत में विलय किया गया। और यही जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अंतिम बड़ा विस्तार या फिर विलय था। 3 युद्ध कब कब हुए ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रथम जो आंग्ल बर्मा युद्ध है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट के समय पर 1824 से 1826 के बीच हुई थी और यह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यांडूब के संधि से समाप्त हुआ। यांडूब, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 में हुआ था और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था और 1885 वाला ये पूरी तरह से निर्णायक सिद्ध हुआ। पूरा का पूरा बर्मा जो है अंग्रेजों ने अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। और जो प्रथम था, द्वितीय था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, इसमें भी कुछ कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आंग्ल बर्मा युद्ध पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और इसी के साथ आज का जो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।